जय हिंद प्यारे साथियों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। तो भाई आज आपका नया वर्ष है। आपकी परिवार डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ। ओके, ये अपना प्रैक्टिस सेशन चल रहा है सीडीपी बाल विकास का, ठीक है ना। चलें स्टार्ट किया जाए फिर। ओके, ये आज का प्रैक्टिस सेशन है अपना प्रैक्टिस सेशन नंबर 5। अपना आकलन स्वयं करें। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तुत नहीं करती। चलिए भाई, क्या नहीं करती ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1, क्या रटकर सीखना। ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, सांदर्भिक व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। तो बताइए मेरे मित्रों, भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, 2026 के नए शिक्षक और शिक्षिकाओं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अरे भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से जो बच्चे वंचित हैं, समुदाय से आने वाले जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तुत नहीं करती है। अरे भाई साहब, ये रटकर सीखना है क्या? रट्टा लगवा कर सिखाओगे आप लोग बच्चों को? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग और जो आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आ गया मजा। भाई आपको एनसीएफ से एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं इसीलिए डेली एक ना एक प्रैक्टिस में लेके आ रहा हूँ। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे अब। समावेशी कक्षा के शिक्षक को पाठ्य योजना और इकाई योजना को इस ओर इंगित करना चाहिए। अब भाई किस ओर इंगित करना चाहिए, चलिए बताइए विद्यार्थियों। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के अनुरूप उन्हें विभिन्न स्तरों में बांट देना या बांट कर रखना चाहिए। कि ये बात सही है? भाई ये बात तो गलत लग रही है। किसके बारे में पूछा है? समावेशी कक्षा के बारे में पूछा है ना भाई, तो पहला तो रॉन्ग है, समझ लेना आप लोग। चलिए दूसरा ऑप्शन इसका, विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधियों को कैसे बदलना। ये कैसे बदलता है, क्या ये बात ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में प्रगतिशाली शिक्षार्थियों को कम महत्व देना। बहुत बढ़िया। जो माइंडेड बच्चे हैं उनको आप बिल्कुल महत्व मत दो। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं भाई। अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बंधुओं बताइए क्या होगा सही आंसर। समावेशी कक्षा के शिक्षक को पाठ योजना, किसके बारे में पूछ रहा है ध्यान रखो, पाठ योजना और इकाई योजना को इस प्रकार या इस ओर इंगित करना चाहिए। किस ओर इंगित करना चाहिए? अरे भाई साहब बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधियों को कैसे बदलना। यस, ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है। भाई सबसे पहली बात क्या है, कोई विधि पूछ रहा है जो किसके अनुकूल नहीं है, समावेशन के अनुकूल नहीं है। तो आपको नहीं के ऊपर में बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। लचीले समूहों का गठन करना या गठन करना, विभेदिक अनुदेशन करना, योग्यता आधारित सामूहिकरण करना। भाई साहब बहुत बढ़िया, मार दो बच्चों को। पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन करना। चलिए भाई बताइए वह कौन सी विधि समायोजन के अनुकूल नहीं है। तो क्या होगा भाई इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। योग्यताओं के आधार पर सामूहिक वर्गीकरण करना, उन्हें बांटना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आ गया ना। ओके चलिए, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा घुमा रहा था ये, लेकिन आप लोगों ने पकड़ लिया। चलते हैं आगे। वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है, ठीक है भाई, करने में असमर्थ है। चलो भाई समझ गया, असमर्थ है, वह कौन सा बालक है। अरे भाई ये क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। अरे वह एक बच्चा है, रमेश सुरेश महेश नाम का, जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में, जो अपनी पढ़ाई के समय में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी साथ में पढ़ने वाले सहपाठी के अनुसार सामान्य है, पर वो करने में असमर्थ है। बाकी उसके दोस्त कर ले रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा है। आप जब पढ़ाओगे ना स्कूलों में तो आपको भी ऐसे बच्चे मिलेंगे बेचारे, तो उनकी हेल्प करनी है पक्का, ठीक है ना। अरे भाई किसी की क्रिएटिविटी ठीक होती है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई लेट समझता है, पर कमजोर बच्चों का भी साथ आपको नहीं छोड़ना है। वो 3 इडियट्स में नहीं कहा था डीन के लिए
बोले मैं कमजोर बच्चों का हाथ नहीं छोड़ूंगा, तो वैसा ही आपको बनना है। तो बताइए इसका, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, क्या हुआ? पिछड़ा बच्चा है, सामान्य बालक है, सृजनात्मक या क्रिएटिव बच्चा है, या प्रतिभाशाली बालक है। भाई ये दोनों तो होंगे नहीं। अब जो बेचारा असमर्थ है कौन होगा? क्या हुआ? पिछड़ा बच्चा होगा, सामान्य बच्चा होगा? नहीं, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, वो होगा पिछड़ा बच्चा। ओके, यस, समझ में आ गया। चले आगे। क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी, चलिए भाई स्लो लर्नर के बारे में बात कर रहा है ये, मेधावी और औसत जैसे शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? बताइए भाई, क्या ये शब्दावली प्रयोग में लानी चाहिए कि भाई तुम कमजोर हो, तुम सामान्य बच्चे हो, तुम बिल्कुल मंद बुद्धि बच्चे हो, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो? अरे भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है शिक्षक शिक्षिकाओं, मुश्किल हो जाएगा। क्यों? बच्चों की मोरल डाउन हो जाओगी, और जैसे ही बच्चे की मोरल डाउन होगी, आप लोगों की मेहनत क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। जो उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है ना, वो नहीं सीख पाएंगे। ओके, समझ में आया? चलिए अब इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, यह विद्यार्थी को अपने अपने निष्पादन के स्तर को समझने में मदद करता है। क्या ये बात ठीक कह रहा है? चलिए ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। जी नहीं, ये शब्दावलियों विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामनीकरण करती है और समावेशी नहीं है। ये बात तो भाई ठीक कह रहा है। जी हाँ, ये शब्दावली अध्यापक को विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में मदद करती है। ये तो भाई डाउट है, इस पे गलत लग रहा है। जी नहीं, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है। हमें विद्यार्थियों के बारे में समझ बनाने के लिए इससे भी अधिक शब्दावली की जरूरत है। बहुत बढ़िया, और लोड डाल दो। तो क्या होगा मित्रों उसका सही आंसर? बताइए मेधावी शिक्षक शिक्षिकाओं। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए बताइए बताइए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यस, अब फिर से पढ़ लो यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो। नहीं, मैं इसका राइट आंसर ही बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है। जी नहीं, शब्दावलियों विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर उनका नामनीकरण करती हैं और समावेशी नहीं होती हैं। ये तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए आप लोगों को। राइट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ या ढांचा इसके फोल्डिंग प्रदान करना किसका उदाहरण है? चलिए भाई साहब, पाठ आपकी जान खाएगा ये। पाठ, इसका फोल्डिंग, ढांचा, ये सब आपकी जान खाएंगे। ये मिलेगा, दो एक दो क्वेश्चन का आपको मिलेंगे और ये आंसर देके जाएंगे, बस ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर 1, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाता है या बनता है, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन है, सकारात्मक पुनर्वलन है, या सीखने का हस्तांतरण है। तो बताइए मित्रों, अरे छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे से बात करो, ग्रुप डिस्कशन करना, ग्रुप लर्निंग करो, और पाठ प्रदान करने का किसका उदाहरण है? अरे मित्रों, ये वही तो होगा आपका समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलते हैं आगे अब। प्राथमिक विद्यालय की बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? चलिए भाई, गत्यात्मक कौशल के बारे में पूछ रहा है हुआ है, तो ध्यान रखना है। तो क्या हुआ? व्यवस्थित अधिगम होगा, हस्तलेख होगा, अभ्यास होगा, अवांछित विश्राम होगा। बहुत बढ़िया, उसको आराम करवा दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। नहीं समझ में आया होगा? अरे प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्न में से क्या नहीं होगा? नहीं के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों। अरे भाई साहब, नहीं है आ गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? बस उनको आराम करवा दो, वांछित विश्राम करवा दो। नहीं तो यही दिख रहा है ना। अरे बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहे हैं कि तुम उनको आराम करवा रहे हो? कि क्यों उनको सुलाओगे आप लोग स्कूल में ला करके? अरे पढ़ाओगे ही ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्या कह रहा है ये? वंचित विश्राम। बहुत बढ़िया, बिस्तर लगा दो उनके लिए। नहीं, ये ऊपर की तीनों सही हैं, चौथा वाला गलत है जो आपसे नहीं पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। उत्तम अनुशासन निम्नलिखित में से कथन का बुनियादी आधार नहीं है। चलिए भाई साहब, डिसिप्लिन के बारे में पूछ लिया है। भाई डिसिप्लिन निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं होता है? भाई डिसिप्लिन या अनुशासन का उत्तरदायी छात्रों को सौंप दिया जाए। बहुत बढ़िया, छात्रों को बोलो तुम अपने आप डिसिप्लिन बना लो, सावधान विश्राम होते रहो और अपने आप को नियंत्रण करते रहो। कि ये बात सही है?
छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए। भाई सही बात है, उनको डरा के रखो। अनुशासन संबंधी समस्याओं का निराकरण के लिए नियमित कार्य योजना तैयार की जाए। ये कुछ ठीक लग रहा है, बट आपसे निगेटिव पूछा है ना। छात्रों को मौलिक प्रवृत्तियों की उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाए। ये पॉजिटिव है, बट ये आंसर होगा नहीं क्योंकि निगेटिव पूछा है। तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर अथेटिक आंसर बताना है, क्योंकि दो सही हैं, बट इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? चलिए, उत्तम अनुशासन निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है? भाई साहब, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर। अनुशासन का उत्तरदायी छात्रों को सौंप दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब बी क्यों नहीं है भाई? बी इसीलिए नहीं है कि छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए। ऐसा कतई नहीं करना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, नौकरियां दिक्कत में पड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलें अब। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत बढ़िया, चलिए भाई, पॉजिटिव क्वेश्चन मिला आपको। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनकी संदर्भ से संबंधित होती हैं। कि ये बात ठीक है? हाँ बिल्कुल भाई, ये बात सही लग रही है। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित नहीं होती। बिल्कुल गलत बोल दिया भाई। जब उनके संदर्भ में ही नहीं रहेंगी तो वो क्या जबरदस्ती भाग दिला दोगे उनको? ये तो रॉन्ग लग रहा है मुझे, शायद आप लोगों को भी लग रहा होगा। जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वे सबसे अच्छा सीखते हैं। अब क्या कह दिया बताओ, इसने अर्थहीन भी डाल दिया और सबसे अच्छा सिखा भी रहा है। तो ये बात ठीक है? गलत है बिल्कुल यार। क्यों गुरुजी? यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। यांत्रिक गतिविधियां ही सिखा दो उनको और कुछ मत सिखाओ। कि ये बात ठीक है? गलत है। अरे भाई, इसका तो राइट आंसर ऊपर वाला ही बच गया। अरे भाई, आप लोगों ने तो पकड़ लिया आंसर क्या है इसका। तो मित्रों, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कथन यही है कि छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। यस, जब उनका दिल अच्छा है, मन अच्छा लग रहा है उस काम को करने में, उन गतिविधियों को करने में, तो वही तो लेंगे ना। अरे भाई, किसी बच्चे का पैर टूटा हुआ है, तुम बोलो कि जाओ बेटा फुटबॉल खेल लो, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं ना। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आशा है आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी। नए साल पे काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लास बनाया हूँ। प्लीज़ आप लोग क्लास देख जरूर रहे हो। ना कोई कमेंट कर रहा है, ना कोई लाइक कर रहा है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द टीचर्स, प्लीज़ 1 लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। कक्ष में अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए तथा विद्यार्थियों की रुचियों एवं संभावनाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है भाई साहब बताइए? क्या आत्म अनुशासन होता है इसके लिए? नवीनतम शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं? कठोर परीक्षा की प्रणाली होती है? या विद्यालय की इमारत होती है? बताइए भाई, क्या होगा इसका सही आंसर? समझ में नहीं आया होगा। अरे, अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए तथा विद्यार्थियों की रुचियों एवं संभावनाओं के विकास के लिए आवश्यक है। अरे, किसके लिए पूछ रहा है? नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की इंटरेस्ट के लिए, संभावनाओं के लिए, विकास के लिए आवश्यक होता है। तो क्या होता है भाई? उनका आत्म मनोबल, आत्म अनुशासन। ये होगा तभी तो वो किसी काम को करने में रुचि दिखाएंगे ना। तो कि विद्यालय की इमारत, कठोर परीक्षा प्रणाली, क्या लेना देना, ये बकवास है। यस, कोई मतलब नहीं इनका। नवीनतम शिक्षण सहायक सामग्रियां, बहुत बढ़िया। क्या इससे कुछ होगा? अरे, जब बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लेगा तो नवीनतम सामग्रियों के क्या रख के चार्ट डालोगे? नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, आत्म अनुशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। अरे भाई, क्या है बुद्धि बताइए? ये गार्डनर चाचा आपके एग्जाम में 2 नंबर दे के जाएंगे, ध्यान रखना मेरे मित्रों। अरे, बुद्धि क्या है बताइए भाई, आप ही लोग बताओ। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लिया है, बुद्धि क्या है? इन ऑप्शनों को छोड़ो, आप खुद बताओ क्या है बुद्धि है? चलिए, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है बुद्धि, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन होती है बुद्धि, मूल्य उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता है बुद्धि, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है बुद्धि। तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर? गार्डनर चाचा के अनुसार बुद्धि क्या है?
बताइए बताइए बताइए। अरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। लॉट ऑफ द स्टोरेज ऑफ योर माइंड। बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है ना आपकी। ओके, तो बुद्धि क्या है? कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मजा आया? चलें आगे। लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। ओके। जब विद्यार्थी अपने गत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ से सीखे गए अनुभवों को सार्थक ढंग से संबंधित करता है तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? बस कुछ नहीं है, वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। अरे, पहले वाले ज्ञान का नए वाले ज्ञान के समतुल्य करते हुए ज्ञान को सीखना, बस यही तो पूछ रहा है ना। क्या कह रहा है? गत्य ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ के से सीखे गए अनुभवों को सार्थक ढंग से संबंधित करता है। अरे, गत्य मतलब जो बीता हुआ ज्ञान है, जो कल पढ़ा था तुमने, उसको लेके नए तरीके से आगे नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो क्या होगा? वह क्या वह व्यवहारीकरण होगा, अनुभवीकरण होगा, आत्मसातकरण होगा या उपलब्धिकरण होगा? चलिए भाई, बताइए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अरे गुरुवर जनों, बताइए बताइए। देवियों और सज्जनों, बताइए क्या होगा सही आंसर। चलिए मैं ही बताता हूं। अरे भाई साहब, ये आत्मसातकरण ही तो कर रहे हैं ना। पुराने ज्ञान को लेके नवीन ज्ञान को प्राप्त करना, आत्मसातकरण ही तो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? चलते हैं आगे। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? ऑप्शन नंबर 1 विद्या दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 संकलित आकलन के लिए की गई पाठ्यचर्या की मांग से, केवल विशेषताओं की राय एवं दृष्टिकोण के आधार पर। केवल को तो भाई लठ मारो, गोली मार दो इसको, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 बचे हैं, बताइए। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य या सार्थक बन सकती है? क्या होगा मित्रों उसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा इसका। विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र, उनके देखने के नजरिए एवं दृष्टिकोण से ही तो होगा ना। सुसाध्य होगा, साधन होगा, सार्थक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे? चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? बहुत बढ़िया, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता पूछ रहे हैं। सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए, बहुत बढ़िया। दिखाओ बस उसको, यूज मत करो। आ गया आपका केवल, इसको गोली मारो। बैठने की व्यवस्था तय करके, क्या इससे होगा? औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। बहुत बढ़िया, चलो आगे पढ़ो। शिक्षिका बच्चों की अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही सही लग रहा है। क्या है? सीखने के अवसर प्रदान कर रही है। क्या प्रगतिशील कक्षा में यही तो चाहिए, सीखना? तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। शिक्षिका बच्चों की अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। नैतिक तर्क आदर्श परिपक्वता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहता है? अब ये क्वेश्चन आपका कोहलवर्ग चाचा से पूछ लिया है, तो यदि आपने इनके स्तरों को पढ़ा होगा ढंग से तो आप इसका राइट आंसर लगा जाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे मित्रों। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ इसके ऑप्शन। सजा और आज्ञाकारिता का अभिविन्यास, क्या ये बात ठीक है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, क्या ये बात ठीक है? सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत अभिविन्यास, क्या ये बात ठीक है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय एंड गुड गर्ल का अभिविन्यास, बताइए क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई यही तो होगा। कोलवर्ग चाचा ने क्या बोला था? अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, ये भी तो उनके पार्टीशन के अंदर में है। पढ़ा होगा तो आप पहले ही राइट आंसर लगा देते। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं अब। निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे, पियाजे चाचा भी देंगे 3-4 नंबर, आपको ध्यान रखना है, द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है? क्या वह सामंजस्य आएगा, संरक्षण आएगा, आत्मसातकरण आएगा या संतुलीकरण आएगा? बताइए मित्रों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संरक्षण। ओके, असंगत पूछा है, संरक्षण असंगत है। ठीक है, इसीलिए ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलें आगे। गुड।
किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है क्या कहलाता है? बताइए। क्या वह अस्मिता निर्माण कहलाएगा, अस्मिता संकट कहलाएगा, या किशोर आत्म केंद्रिता कहलाएगा, या भूमिका भ्रांति कहलाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया ये। समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पूछा किससे? किशोरावस्था से। अब क्या कह रहा है समझ में नहीं आया होगा, आधों को तो पल्ले ही नहीं पड़ा होगा वो। अब पड़ेगा पल्ले, अब इसको दोबारा पढ़ो, समझ जाओगे। किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ है कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है, तो वो क्या कहलाएगा? बताइए मित्रों। अरे क्या कहलाएगा? कुछ नहीं कहलाएगा। बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन तुमको, ये सिंपल सा है। अरे ऑप्शन नंबर 30 तो होगा, किशोर में आत्म केंद्रिता। किशोरों के बारे में पूछा, किशोरावस्था के बारे में पूछा, तो किशोर आत्म केंद्रिता ही तो आंसर होगा। अस्मिता निर्माण, अस्मिता संकट, भूमिका भ्रांति, ये सब भटकाने के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके चलें आगे। अरे भाई ये सफेद वाला लड़का लाइक क्यों नहीं कर रहा, तू सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा? विकास की किस अवस्था में बालक सामाजिक समूह का तथा संस्थाओं के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। किसके बारे में पूछ रहा है भाई? विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक सामाजिक समूह तथा संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता? मनोवृत्ति का मतलब समायोजन कर लेता है, समाहित हो जाता है। तो क्या वह शिशु अवस्था होगी, शैशव अवस्था होगी, पूर्व बाल्यकाल की अवस्था होगी, उत्तर बाल्य अवस्था होगी, या किशोर अवस्था होगी? तो बताइए मित्रों क्या होगा इसका सही आंसर? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर बाल्य अवस्था। यस, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आगे चलें। अरे भाई, विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? ठीक है भाई साहब बताइए। चलिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज के बच्चे हैं, अलग अलग जातियों के हैं, आने वाले जो विद्यार्थी हैं आपकी स्कूल क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या महत्वपूर्ण होगा बताइए। अरे भाई यह समझना कि विभिन्नताएं बच्चों में कमियां होती हैं, क्या डिफिशेंसी होती है ये, तथा उन्हें तुरंत संशोधित करना चाहिए। भाई साहब क्या उन्हें तुरंत आप संशोधित कर दोगे, ठीक कर दोगे आप उनकी कमियों को? नहीं, ये नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2, यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सके। बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है दोस्तों ये। अगला और पढ़ते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चों को सामान्य सीखने की शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक साथ एक जैसी लर्निंग के साथ सिखवा दो बच्चों को, क्या पॉसिबल है ये? नहीं, ताकि सभी एक ही गति से चलें। क्या ऐसा हो सकता है? यदि सभी बच्चों को एक साथ एक ही गति में पढ़ाओगे तो सारे टॉप कर जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा तो हो नहीं सकता, मुश्किल है भाई। अर्थपूर्ण सीखने को सुसाधित करने के लिए बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा, वाह, द्वंद्व मचवा दो, उनमें प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व, लठबाजी करवा दो, कंपटीशन रखवा दो। क्या ये ठीक है? अरे प्राइमरी क्लास का बच्चा है भाई, अभी से द्वंद्व प्रतिस्पर्धा करवा दो, बहुत बढ़िया। नहीं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर मित्रों? राइट आंसर आपके सामने पॉजिटिव लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सकते हैं। तो यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेद को नजरअंदाज करना चाहिए, उन्हें खारिज करना चाहिए। अब ये नीचे कूट दे रखे हैं, आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कूट नहीं पढ़ूंगा, आप लोग सही बताओगे क्या है राइट आंसर। दोबारा से पढ़ता हूं मैं। अरे शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। भाई बिल्कुल बात ठीक लग रही है ये। शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए, दूसरी तो गलत लग रही है भाई। क्या दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं? बताइए क्या होगा? अरे मित्रों ये दोनों की दोनों ही चीज गलत हैं। मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। छोटी छोटी क्लास के बच्चे हैं, इतनी बड़ी इतनी सारी प्रक्रियाएं अपना लो उनके साथ।
मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन के तरीकों का पालन कर लो उनके साथ। हैं, बहुत बढ़िया। ये गलत है, दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे इसके। ए भाई और आर भाई दोनों के दोनों गलत हैं। ये बड़ी क्लास के लिए एक बार सही हो सकते हैं, बट लेकिन छोटी क्लास के लिए ये सही नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? चलिए भाई, ये एक क्वेश्चन आपका बनेगा इस बार। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। कई बार ठीक है। खेल वे हैं जो हम करते हैं। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन होता है। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। शाबाश, बच्चा पेट के अंदर से ही क्रिकेटर बन के आ रहा है आजकल। हैं, बहुत बढ़िया दे दिया ये तो ऑप्शन। क्या होगा मित्रों उसका सही आंसर? अरे स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? अरे भाई साहब, एक खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। सफलता से ही सफलता मिलती है। बहुत बढ़िया। यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? चलिए भाई, सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम है, आवश्यकता का नियम है, अभ्यास का नियम है, या तत्परता का नियम है? तो बताइए क्या होगा इसका? अरे भाई, ये प्रभाव का ही तो नियम है ना, नहीं पढ़ा क्या? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? चलें आगे। प्याजे व वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषता होगी? अब प्याजे चाचा और वाइगोत्स्की अंकल क्या कह रहे हैं? भाई, इनके सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी? क्या गतिशीलता होगी, लचीलापन होगा, या उपदेशक होगी, या ज्ञान का संवाहक होगी? तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए बताइए बताइए। गतिशीलता, लचीलापन, उपदेशक, ज्ञान का संवाहक, तो क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अरे भाई, गतिशीलता तो होनी चाहिए उसके अंदर में, और क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। उपदेशक क्या होने, क्या साध्वी बनाना है जो बैठा के बच्चों को उपदेश दिलवाना है, ज्ञान का संवाहक करवाना है। क्या ये बात सही है? नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। जब बालक अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है तो वह अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि अधिक से अधिक सफलता मिल सके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और दिल को छूने वाला क्वेश्चन लगा। ये नहीं लगा? जब बालक अभिप्रेरणा से प्रेरित है, अपने अंदर से प्रेरित है, तो वह अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि अधिक से अधिक सफलता मिल सके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। चलिए, ताली बजाओ इस क्वेश्चन के लिए। क्या वह अनुमोदन है, सत्ता है, उपलब्धि है, या ब्राह है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए बताइए। अरे भाई, वो अचीवमेंट तो है उसके लिए। क्या है वो? एक अचीवमेंट है, उपलब्धि है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। चलिए भाई, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िबद्ध, बहुत बढ़िया, रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण है? चलिए, ऑप्शन नंबर 1, लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं। क्या ये बात ठीक है? भाई, ये बात ठीक लग रही है? नहीं, गलत है। लड़कियां तो ड्रम में पैक कर देती हैं। मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानना, ठीक है बच्चों। लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। कि ये बात ठीक है? नहीं 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 भाई, कुछ लड़के तो बिल्कुल गऊ होते हैं, पिट के चले जाते हैं। बुरा मत मानना यार, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं। कि ये बात सही है? तो बताइए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? रूढ़िवादी धारणा के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा? बताइए मित्रों। तो इसका राइट आंसर है, मैं ही बताता हूं आंसर, ऑप्शन नंबर 1। पहला, लड़कियां भावुक, मृदभाषी और कोमल होती हैं। रूढ़िवादिता धारणा है ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला आंसर ठीक है इसका। और दूसरा क्या है? लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, ये भी रूढ़िवादी धारणा है, जो मैंने पहले ही बता दिया था, पिट के चले जाते हैं चुपचाप आंख मलते मलते। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज राइट आंसर। ओके, मजा आ गया भाई? आज के क्वेश्चनों को आनंद लो आप। न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, नया साल का पहला दिन है, आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेशन लाया हूँ। प्लीज प्लीज लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब भी जरूर करना है मेरे मित्रों, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है। सही बात है भाई, है ना? क्योंकि यह
साक्ष्यों पर आधारित होता है, एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध कराता है, विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण होता है। कि ये बात ठीक है? विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण है। कि ये बात ठीक है? बताइए मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर? नीचे विकल्प दिए गए हैं, आप विकल्पों को पढ़ लो और सही आंसर लगाइए। क्या होगा सही आंसर? क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा? आई डोंट नो, बट यू टेल मी अबाउट कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अरे भाई, ये क्या है? साक्ष्यों पर आधारित होती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है? बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रहता है ना। आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा आपको 1 या 2 नंबर का, ठीक है? इसके ऊपर ध्यान रखना है। बच्चों का सारा डाटा शुरू से लेकर के लास्ट ईयर तक का, जब से स्कूल में एडमिशन लिया है और जब छोड़ेगा, सारा का सारा डाटा उसके अंदर में फीड होता है, जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो। आकलन एक विश्वसनीय साधन माना जाता है। राइट, ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। आपकी कक्षा में इस गतिविधि को पूर्ण करने की सबसे अच्छी संभावना क्या हो सकती है? बताइए मित्रों, क्या हो सकती है? अरे भाई, बच्चों को 6 माह तक पुराने अखबारों से कि या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना चाहिए। क्या इससे होगा काम? साथ ही दिन रात के समय की तुलना करने और इस अंतर के कारणों को समझने के लिए कहना। कि ये बात ठीक है? ऑप्शन नंबर 2, दीर्घवृत्त का चित्र बनवाने को कहना। क्या इससे क्या हो जाएगा भाई? विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण तथा ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना। विद्यार्थियों को अगले लीप वर्ष की गणना के लिए कहना। चलिए भाई मित्रों, क्या होगा इसका राइट आंसर? और एक भाई, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थी, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंटों को पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करवा रहे हो, तो अपनी कक्षा में किस गतिविधि को करवाओगे आप? तो बताइए, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अरे, पहली गतिविधि करवाओगे, फर्स्ट ठीक है, और क्या है, थर्ड ठीक है। यस, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। जब कोई बालक दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखता है, तो बालक के द्वारा किया गया इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, क्रिएटिव बच्चा है भाई ये तो। अब मैंने तो आंसर ही बता दिया आपको। क्या वह अभिसारी चिंतन कर रहा है, सृजनात्मक चिंतन कर रहा है, आलोचनात्मक चिंतन कर रहा है, या साधारण चिंतन कर रहा है? तो बताइए बताइए, कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अरे, कोई आपका क्लास का स्टूडेंट है, बच्चा है, मान लीजिए महेश, सुरेश, रमेश, राम, कोई भी हो, दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखता है, तो भैया जी वो क्रिएटिव बच्चा ही तो हुआ ना आपका। सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव बच्चा ही तो हुआ ना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? नॉर्मल सा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। यही मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलें आगे। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। क्या पूछ रहा है? शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं। फीडबैक प्राप्त करने के लिए गृह कार्य ना देना। क्या ये भी ठीक है? शिक्षण प्रक्रिया में सीखने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। ये बात भी ठीक है। विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में बांटकर उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। बांट दो उनको, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या ये बात ठीक है? नहीं, गलत है ये। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना। बहुत बढ़िया। इसके पापा ज्यादा कमाते हैं, इसके पापा कम कमाते हैं, ये अच्छा घर का है, ये गरीब घर का है, क्या ऐसे तुलना करना चाहिए? हैं, आर्थिक स्थिति के विषय में ऐसा बच्चों के बारे में मनगढ़ंत रूढ़ियां, धारणा पैदा करनी चाहिए या सोच रखनी चाहिए अपने बारे में? नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए मित्र बंधुओं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। शिक्षण प्रक्रिया में सीखने के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ही इज राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।
आज इतने ही क्वेश्चन थे। आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। कल मिलेंगे आपको। तो अगेन थैंक यू सो मच। नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके परिवार डीके एजुकेशन लर्नर्स पे। मैं आपका भाई, दोस्त, सर, मित्र, बंधु दिनेश ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि राधा रानी, सभी देवी देवताएं आपको इस वर्ष आपकी मनपसंद एक जॉब तो पक्का प्राप्त करवाएं, जिससे आपका परिवार का भरण पोषण, आपका जीवन सुखद और आनंदित हो सके और आपसे बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो सकें। ओके, ठीक है ना? चलिए, भगवान का ध्यान रखिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्लीज़ सर के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर फॉर अगेन, बाय।